Hello everyone. Today we will cover the 30 most important one-liners on the topic monetary policy. Okay. So watch till end. So let's start. So first one is monetary policy controls money supply and credit in the economy. So monetary policy क्या होता है? Monetary policy का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई और क्रेडिट है उसको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी. ठीक है. इस पॉलिसी पे यूज करके जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए. ठीक है. अगर सपोज मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट. और अगर पैसा कम हो जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है. इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस मेंटेन करती है, राइट. सो इट मेंटेन्स द बैलेंस, ओके, इन द इकोनॉमी. सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, राइट. So monetary policy in India is formulated by Reserve Bank of India, that is RBI और Central Bank, right? So India में monetary policy बनाने और उसको implement करने का काम कौन करता है? RBI करता है. और RBI जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और इकोनॉमी में मनी फ्लो कंट्रोल करता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, राइट. ओके. सेकंड, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. ओके. देन इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, राइट. और फाइनेंशियल सिस्टम जो है इंडिया का उसको स्टेबल रखना. ओके. सो मेन ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. नेक्स्ट वन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड्स पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया. तो एमपीसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, वो इंटरेस्ट रेट्स जैसे कि आपका रेपो रेट, राइट, बैंक रेट, ये सब डिसाइड करती है. ठीक है. सो एमपीसी की मीटिंग एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने में होती है. ठीक है. और डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए या सेम रहना चाहिए. ठीक है. सो ये कौन करता है? आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट 1934 इन 2016 में. ठीक है. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था. ये अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था. कौन सा अमेंडमेंट? आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट 1934. इसका पर्पस क्या था? कि इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक बनाना. ठीक है. तो एमपीसी का ये रोल है. अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? तो इट हैज 6 मेंबर्स. ओके. इस 6 में से 3 मेंबर्स जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है. ठीक है. और हर एक मेंबर का एक वोट होता है. ठीक है. अब जो आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ठीक है, राइट. सो अगर वोटिंग टाई हो जाए, मान लो बराबर होगी 3-3, ठीक है, तो जो कास्टिंग वोट होगा और जो फाइनल डिसीजन होगा वो किनका होगा? आरबीआई गवर्नर का. ओके. एंड एज ऑफ 2026 जो आरबीआई गवर्नर हैं वो कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा. ओके. नेक्स्ट वन, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रेपो रेट. सो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है. ठीक है. अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है. अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा. ठीक है. अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो बैंक्स के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा. तो इससे बैंक्स भी कस्टमर को महंगे लोन देंगे. ठीक, जिससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. समझ में आया? ठीक है. तो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद क्या होगा कि लोन लेना बैंक्स के लिए महंगा हो जाएगा आरबीआई से. और अगर बैंक्स के लिए महंगा हो जाएगा तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो लोग भी इजीली बैंक से पैसे नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट वन, reverse repo rate. So what is reverse repo rate? Reverse repo rate is the rate at which banks deposit excess money with RBI. तो reverse repo rate वो रेट होता है जिसमें जो बैंक है वो अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आरबीआई में डिपॉजिट करता है. ठीक है. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं. ठीक है. जब रिवर्स रेपो रेट आरआरआर जो है
वो ज़्यादा होता है, तो बैंक्स जो हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा, अगर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, अगर वो उसमें अपना पैसा डाल रहे हैं, आरबीआई में जमा कर रहे हैं, तो बैंक्स क्या प्रेफर करेंगे कि वो आरबीआई में जमा करें पैसा, ठीक है? जिससे जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई फिर से कम हो जाएगी, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट वन इज बैंक रेट। सो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है, इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द बैंक्स, ठीक है? रेपो रेट क्या था? शॉर्ट टर्म लोन्स दे रही थी बैंक्स, आरबीआई, ठीक है? और बैंक रेट क्या है? वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है? ये रेट भी इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है और इकोनॉमी में बोरोइंग कॉस्ट पर इफेक्ट डालता है, ठीक है? राइट। देन योर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ओके? So CRR is the portion of deposits banks keep with RBI in cash, ठीक है? तो CRR का मतलब होता है कि जो बैंक्स जो हैं अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है? उनको रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीआरआर जो है वो आपका 4% है, ठीक है? और बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट है, तो बैंक को 4 करोड़ जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एसएलआर। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स केप्ट इन लिक्विड एसेट्स। तो एसएलआर में बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है, ठीक है? लिक्विड एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश, ठीक है? इसका पर्पस भी बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, ओके? नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओज, ठीक है? अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ठीक है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बेचता है, ठीक है? और ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आरबीआई में लिक्विडिटी कंट्रोल होता है, ठीक है? राइट, ओके। नेक्स्ट वन, व्हेन आरबीआई बाय सिक्योरिटीज मनी सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है? तो जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, अगर देखो ये आरबीआई है, ठीक है? और इसने जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदा, तो बैंक्स को इन रिटर्न क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, ठीक है? तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है? और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो। समझ में आया? और अगर व्हेन आरबीआई सेल सिक्योरिटीज, अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है? क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटीज बेचेगा तो बैंक्स और इन्वेस्टर्स आरबीआई को पैसा देते हैं, ठीक है? तो इससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है? नेक्स्ट वन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हेल्प्स आरबीआई मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। अब एलएएफ जो होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये एक सिस्टम है जिससे आरबीआई बैंक्स की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करता है, ठीक है? इसके अंडर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज किए जाते हैं, ठीक है? ये याद रखना कि एलएएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है? देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अलाउज बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई। तो एमएसएफ एक फैसिलिटी है जिसमें बैंक्स इमरजेंसी सिचुएशन में ओवरनाइट लोन आरबीआई से ले सकते हैं, ठीक है? तो एमएसएफ जो है ना, एमएसएफ रेट जो होता है वो रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है? तो एमएसएफ जो होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है, इसको यूज करके इमरजेंसी सिचुएशन में जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से ओवरनाइट लोन ले सकते हैं, ठीक है? देन आते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स अफेक्ट ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है? अब क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हो गए? आपके रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट? ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, जैसे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं? एक तो आपका क्वांटिटेटिव टूल होता है और एक आपका क्वालिटेटिव टूल होता है, ठीक है? ठीक है, तो क्वालिटेटिव टूल्स कंट्रोल क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है? तो क्वालिटेटिव टूल्स का यूज भी आरबीआई स्पेसिफिक सेक्टर्स में क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए करता है। इससे आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्टर को ज्यादा लोन मिले और कौन से को कम, ठीक है?
देन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इट इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब इस टूल में आरबीआई सर्टेन गुड्स या सेक्टर के लिए लोन रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्पेकुलेशन या लग्जरी गुड्स के लोन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, देन आता है आपका मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन होता है इज व्हेन आरबीआई परसुएड बैंक्स टू फॉलो इट्स पॉलिसीज। ठीक है, इसमें आरबीआई बैंक्स को एडवाइस करता है या रिक्वेस्ट करता है कि वो आरबीआई की पॉलिसी फॉलो करें। ये एक इनफॉर्मल मेथड होता है, राइट? मॉरल सुएशन इज एन इनफॉर्मल मेथड जिसमें आरबीआई ओनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, इट कैन नॉट फोर्स, और ये बाइंडिंग नहीं होता है बैंक्स पर। ठीक, देन क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग लिमिट्स द अमाउंट ऑफ लोन बैंक्स कैन गिव। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग में आरबीआई बैंक्स को लोन देने की लिमिट सेट कर देता है। ठीक है, इससे जो रिस्की सेक्टर्स में एक्सेसिव लेंडिंग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, then inflation targeting in India aims at 4% inflation with 2 plus minus 2% टॉलरेंस। ठीक है, तो इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है 4% प्लस माइनस 2% होता है। मतलब इन्फ्लेशन आइडियली 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, राइट? सो आपसे इन्फ्लेशन बैंड पूछा जाए, ठीक है, या इन्फ्लेशन टॉलरेंस पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? 4% प्लस माइनस 2% और 2% टू 6%। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट वन, इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, तो इन्फ्लेशन टारगेट कौन सेट करता है, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और आरबीआई का ड्यूटी होता है इस टारगेट को अचीव करना, राइट? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई एक लिमिट सेट कर दी कि इतना परसेंट इन्फ्लेशन तक चलेगा, तो आरबीआई की ड्यूटी होती है कि वो उस टारगेट को अचीव करे, राइट? नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजेस मनी सप्लाई टू बूस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है, राइट? एक तो होती है आपकी एक्सपेंशनरी और एक होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जब जब इकोनॉमी जो है वो स्लो होती है या रिसेशन आता है, ठीक है, तब आरबीआई को क्या करता है? आरबीआई क्या करती है? मनी सप्लाई बढ़ाती है। ठीक है, राइट? तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ता है ताकि लोन देना इजी हो सके या फिर और इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी अप्लाई होती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो कब होती है? जब इकोनॉमी स्लो चल रही होती है या रिसेशन आ रहा होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज होती है? और ये क्या करती है? इट रिड्यूसेस मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, ठीक है, प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं, बहुत हाइक कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तब आरबीआई मनी सप्लाई कम करता है। तो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं ताकि मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में कम हो सके और इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल में आ सके। ठीक है, राइट? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? तो देखो, इन्फ्लेशन कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई कमोडिटी है, तो इसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इन लोगों के पास पैसा कम कर दें तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है उनको डाउन करना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। दैट्स वाई मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन, डियर मनी पॉलिसी इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब एक और मनी पॉलिसी होती है, एक तो होता है डियर मनी पॉलिसी, एक होता है चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, तो डियर मनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इससे लोन्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं, ठीक है, कॉस्टली हो जाते हैं। ठीक है, और तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, चीप मनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, इससे लोग बिजनेसेस के लिए, ठीक है, या अपने खुद के लिए लोन्स जो है वो ज्यादा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ठीक है, अब ठीक है, चीप मनी पॉलिसी रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट्स टू एनकरेज बोरोइंग, राइट? ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का बैंकिंग सेक्टर पे? सो मॉनेटरी पॉलिसी मेनली इन्फ्लुएंसेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर पड़ता है। ठीक है, बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स और लेंडिंग पॉलिसी आरबीआई के डिसीजंस पर डिपेंड करती है। ठीक है,
और एंड चेंजेस इन आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट लोन्स, ईएमआईज एंड इन्वेस्टमेंट। तो जब आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके होम लोन्स पर, राइट, कार लोन, पर्सनल लोन, ईएमआईज, ठीक है, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो this was our 30 most important one-liners on monetary policy, which are extremely useful for UPSC, SSC, banking, railways, and all state PCS exams. So if you found this video helpful for your quick revision, make sure to like the video and share it with your friends who are preparing for government exams. On this channel, you will regularly get exam-focused one-liners, quick revision videos, previous year question explanations. So don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss important content, right? Until the next video, keep learning, keep revising, and stay focused on your goal. Thank you very much.